हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, है ना। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे 10 अक्टूबर को, तो दिल्ली पुलिस की 3 शिफ्ट होती थी एक दिन में। तो हम 3 शिफ्ट के क्वेश्चन आज ही एक मतलब 10 अक्टूबर को जो 3 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनके 60 क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। क्योंकि एक शिफ्ट में दिल्ली पुलिस में 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 20। तो 23 जा कितने हो गए? 60। तो हम 60 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना आप। नंबर 1 है 2011 की जनगणना के अनुसार डैश राज्य की कुल साक्षरता दर सबसे कम थी। तो किस राज्य की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन बिहार होगा। क्या होगा? बिहार राज्य की जो साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी। देखो थोड़ा पॉपुलेशन से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे 2011 की जनगणना, इसमें क्या हुआ था? जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 2011 की जो जनगणना हुई थी वो 15वीं भारतीय जनगणना थी। कैसी? 15वीं, जिसमें जो 2 चरणों में पूरी हुई थी। एक तो गृह सूचीकरण और एक था आपका जनसंख्या गणना। क्या था? जनसंख्या गणना। दूसरा पॉइंट है 1 अप्रैल 2010 को शुरू हुई मकानों की सूची, यानी कि 1 अप्रैल 2010 को तो मकानों की सूची मतलब वो डेटा एकत्रित किया गया था, है ना। और 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच यानी कि 2011 में दूसरा चरण जो था, यानी कि जनसंख्या जो गणना चरण था वो पूरा हुआ, है ना। और यहाँ पे प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में 17.70% बढ़कर कितनी हो गई? 1.21 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। कितनी? 121 अरब लोग कह सकते हैं हम, 1.21 अरब लोगों तक पहुंच गई थी, है ना। और वयस्कता जो साक्षरता दर थी वो एक दशक में 9.21 से कितनी बढ़ गई थी? 74.04% बढ़ गई, है ना। जनसंख्या का जो जनगणना का जो नारा था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखो ब्रैकेट में जो दिया है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर जो थी वो कितनी थी? 66 थी, मतलब 66 समझ सकते हैं हम, है ना। जो एक सुधार की प्रवृत्ति को दर्शाता है। झारखंड की वो भी 66 थी, जो इसे 36 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 32वें स्थान पर रखता है। यानी कि जो झारखंड था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो किस नंबर पर था? 32वें पे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सब उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी? 67 थी। कितनी? 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने? तो कौन बने थे पहले अध्यक्ष? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, है ना। और राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मतलब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। इसका जो प्रथम अधिवेशन की बात करें तो वो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, है ना। देखो यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दिसंबर 1885 में अपनी स्थापना के बाद पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की देखरेख की, जो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हुई थी, है ना। 1885 तक मुंबई में हुई थी। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका, वह एक भारतीय वकील थे। कौन थे? वकील, जिन्होंने 1886 में कलकत्ता सत्र के दौरान प्रत्येक प्रांत में कांग्रेस की स्थायी समितियों के निर्माण की क्या की थी? सिफारिश करी थी। राष्ट्रपति पद के लिए 1885 से 1933 तक 1 वर्ष का कार्यकाल था, है ना। और जब 1892 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी तो उन्होंने एक बार फिर इसके अध्यक्ष के रूप में काम किया था। देखो ऑप्शन में हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में दिया था, तो वो जो थे वो कितनी बार? 3, मतलब कई बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं। 1886 से 1887 तक, है ना। 1893 से 1894 और 1906 से 1907 तक। इसके दूसरे 9वें और 22वें अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो 1905 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और फिरोज शाह मेहता थे, वो 1890 में बने थे। कब बने थे? 1890 में। जो 1890 में जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्थान देव दीपावली के उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो देव दीपावली के लिए कौन सा फेमस है? तो ये है आपका वाराणसी। क्या है? वाराणसी, ऑप्शन सही होगा। देखो दिवाली के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार होता है ना। मतलब कार्तिक के महीने में आता है ये त्यौहार। कार्तिक पूर्णिमा का त्यौहार होता है, जिसे देव दिवाली के नाम से भी क्या करते हैं? जाना जाता है ना। और उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश और झारखंड भारत में मनाया जाता है। यह दिवाली के 15 दिन बाद हिंदू महीने कार्तिका की पूर्णिमा को होता है। हिंदू किंवदंती का दावा है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। किसका वध किया था? भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, है ना। इसीलिए देव दिवाली को भगवान शिव की राक्षस पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
इसीलिए दिवाली को भगवान शिव की राक्षस पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार भगवान कार्तिक की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वह शिव जी के पुत्र हैं। कौन है? शिव जी के पुत्र। गंगा महोत्सव वाराणसी के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। क्या? गंगा महोत्सव। देखो इसमें से इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जो ब्रैकेट दिया, गंगानगर जो है स्थान है, वो जगह है जो कि आपकी समारोह क्या होता है, वहाँ पे गोंगा मेड़ी मेला लगता है। पटना जो है वहाँ पे छठ है ना, सोनपुर मेला, सरस्वती पूजा, चित्रगुप्त पूजा और पितृ पक्ष मेला जो लगता है। और हरिद्वार आपको पता ही है, कुंभ मेला और कांवर मेला लगता है। कुंभ मेला और कांवर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था के लिए भारत के पहले स्व नियामक संगठन के रूप में माइक्रो फाइनेंस संस्थान नेटवर्क को कब मान्यता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा? 2014 को मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में मार्च 2022 में हुआ था। तो किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने? नरेंद्र मोदी ने किया था। देखो पहले इसमें यहाँ पे क्या है, 36 सामान्य खेल थे, है ना, और फिर 26 जो थे वो पैरा खेल थे। और वर्तमान में जो ये है खेल महाकुंभ का हिस्सा है। क्या? खेल महाकुंभ का ये जो है हिस्सा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई थी। 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जहाज महल कहाँ पर स्थित है? तो जो गयासुद्दीन ने जो महल बनाया था, जहाज महल, वो कहाँ पर है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसे जहाज महल क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जो झरने के पास है ये, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो किसी झील पर तैर रहा हो। उसकी अगर परछाई देखी जाती है तो वो ऐसा लगता है कि किसी झील पर तैर रहा हो। गयासुद्दीन के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 15,000 से भी अधिक महिलाओं से शादी करी थी। किससे? 15,000 से भी अधिक महिलाओं से शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, CMIE के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? तो शहरी बेरोजगारी दर थी वो कितनी थी? तो 8.28% थी। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी की श्रेणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पे जनजातीय वानिकी। जो जनजातीय वानिकी होगा वो किसका हिस्सा नहीं है? वनों का प्रबंधन संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वानिकी श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो जनजातीय जो है वानिकी वो इसका हिस्सा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में घरों में बिजली के माध्यम से जो लाइट पहुंची थी वो कितने % घरों में पहुंची थी? तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 67.2%। मतलब 67% जो घर थे वहाँ वो बिजली यूज़ करते थे। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो बिजली का जो रेशियो था घरों का, वो कहाँ पे था? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में बिजली वाले घरों का जो रेशियो था वो बहुत अधिक था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो तो भारत के संविधान के बारे में यह भारत की आवश्यकता के अनुरूप है, तो ये तो सही है। यह सामाजिक प्रासंगिकता का एक दस्तावेज है, ये भी सही है। थर्ड है आपका यहाँ पे, यह भारतीयों की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है, ये भी सही है ना। और 4 होगा आपका यहाँ पे, यह मूल संविधान में 25 भाग, यही गलत है, 25 भाग नहीं है, हमारे कितने हैं? 22 भाग हैं। तो कौन सा आंसर होगा? 10 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 26 मार्च 1774 को हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो काम करना शुरू किया था वो कब किया था? 1775 में किया था। कब? 1775 में। 12वां क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की यह अवस्था आयनित गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों, धनात्मक आयन और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है। ये कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है पदार्थ की आपकी प्लाज्मा अवस्था, है ना। 4 अवस्था में से एक ये भी है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस आप जानते ही हो, तो एक हमारी प्लाज्मा अवस्था होती है, जो कि मतलब आपको पता ही है, यानी कि ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होती, ठोस भी नहीं होती, और बीच की होती है, मीडियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक एकल मंच लॉन्च किया है। तो वो उन्होंने क्या स्टार्ट किया है? तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे NEAT 3.0 स्टार्ट किया है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जी, हम जो स्टूडेंट है ना उनको इससे मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस संगठन ने छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2022 आयोजित किया था? तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा इसरो। किसने किया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया था। देखो इसरो की बात करें तो इसरो का जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बंगलौर में, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं।
जैसे इसकी बात करें वैज्ञानिक CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसके जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को, है ना। और संस्थापक जो थे वो शांति स्वरूप भटनागर और आर कोट, है ना, रामा सामी और मुदलियार हैं। और DRDO आपको बताइए इसकी जो स्थापना थी वो 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, DRDO भवन नई दिल्ली। और ICMR है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 में हुई और संस्थापक कौन है? भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 4, गरीबों के क्रेडिट स्कोर में सुधार करना। ये जो है वो भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का उद्देश्य नहीं है। बाकी के जो 3 हैं ये उनके उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं की घोषणा कब की, जिन्हें योजना अवकाश कहा जाता है? तो देखो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद यानी कि हमारा जो था वो योजना अवकाश हुआ था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी यहाँ पे 1966 से और 69 में, जो कि फेल हुई थी आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 17 अप्रैल 2021 में कौन बने थे? तो वो बने आपके अरुण कुमार मिश्रा बने थे। कौन? अरुण कुमार मिश्रा। 1993 में ना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। क्वेश्चन अगला है आपका 18, बाबर ने तुजुक ए बाबरी को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा है? तो उसने इसे लिखा है तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। आपको बताइए भारत में मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबरी था, यानी कि हुमायूं के पिताश्री। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए सौर संचालित मानव रहित स्वायत्त सर्वेक्षण शिल्प विकसित किया है? तो किसने किया है? तो ये क्या है? IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास। क्वेश्चन नंबर 20 है फर्स्ट शिफ्ट का, कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित है? जो कल्याणी अम्मा है वो मोहिनी अट्टम के लिए फेमस है। किसके लिए? मोहिनी अट्टम, यानी कि वो और मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? आपको बताइए कहाँ का है? केरल का, यानी कि मोहिनी कहाँ रहती है? केरल में रहती है, तो ये केरल का डांस है ना। और जो ये है कल्याणी अम्मा है, इन्हें 1997 से 1998 इस टाइम पे इन्हें क्या किया था? कालिदास सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था। ये केरल की एक नृत्यकी हैं। कौन है? नृत्यकी। तो अब हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम करेंगे सेकंड शिफ्ट के। हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को करते हैं ना, तो अभी बने रहना आप। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मार्च 2022 में किस संस्थान ने फीचर फोन पर UPI भुगतान सुविधा यानी कि UPI 123 पे लॉन्च की थी? तो किस संस्थान ने की है? तो ये की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? RBI ने ये चीज़ लॉन्च की थी। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? जो पाकिस्तान के जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो सुन्नी संप्रदाय से संबंधित है। किससे? सुन्नी संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची ए में सम्मिलित नहीं था? देखो अनुसूची ए में 1956 में जो सम्मिलित था वो बता देते हैं। तो वो आपका वायुयान उस टाइम पर सम्मिलित थे, परमाणु ऊर्जा यहाँ पे भी वो थी, है ना, इसमें ऐड थी, और यहाँ पे जहाज निर्माण। लेकिन जो उर्वरक है वो इसमें सम्मिलित नहीं था। किसमें? अनुसूची ए में 1956 में। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी, जो भारत के विभाजन की महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? द अदर साइड ऑफ साइलेंस, है ना। तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक थी ये किसने लिखी थी? उर्वशी बुटालिया ने। किसने लिखी है? उर्वशी बुटालिया ने इस बुक को लिखा था, द अदर साइड ऑफ साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष हुआ था? देखो आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस जो एक परेशानी आई थी वो कब आई थी? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा 2010। कब आई थी? 2010 में। बहुत छोटी सी मतलब परेशानी थी लेकिन आई थी। सूक्ष्म वित्त संकट भी कह सकते हैं या माइक्रो फाइनेंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? देखो ये किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे नई दिल्ली। यहाँ पे क्या हुआ था? नई दिल्ली में जो मई 2022 में एक ड्रोन फेस्टिवल था, यानी कि बहुत सारे ड्रोन को आसमान में यहाँ पे लॉन्च किया गया था और उनके बारे में जो फीडबैक थे वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ से लिए गए थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है, युवा की बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर, क्या नाम है? तस्नीम मीर
जनवरी 2022 में जारी की गई BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। तो वो कहाँ की थी? तो वो थी आपकी यहाँ पे गुजरात की। कहाँ की थी? गुजरात। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन थी? तस्नीम मीर। इनका नाम याद कर लेना आप, तस्नीम मीर। वो किस खेल से रिलेटेड है? तो वो थी यहाँ पे BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों में एकल वर्ग में उन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 जो रैंकिंग थी वो हासिल की थी, और जो बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुआ को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो किस सरकार ने किया है? इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने। इन्होंने अपना इनका पुलिस का जो अधिनियम था उसमें संशोधन किया है। क्या? संशोधन किया है और एक कानून पारित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का जो टाइम टेबल था वो क्या था? देखो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनका जो शासन किया था उन्होंने वो किया था यहाँ पे 1296 से 1316 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया, मतलब ओनली 20 साल तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, बसवराज बोमई ने जुलाई 2021 में डैश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो बसवराज जो बोमई थे उन्होंने 2021 में किस मतलब राज्य के वो मुख्यमंत्री बने थे? तो वो बने थे आपके यहाँ पे कर्नाटक के। कहाँ के बने थे? कर्नाटक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना था? तो कौन सी इसमें योजना शुरू करी थी? तो वो की थी आपके यहाँ पर स्टार्ट अप इंडिया योजना। कौन सी की थी? स्टार्ट अप इंडिया योजना थी, उन्होंने शुरू की थी। किसने? भारत सरकार ने 2016 में। क्यों की गई थी? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, और जो पोषण है ना, पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम उसको डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांची स्तूप डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो सांची जो स्तूप था वो मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किसके? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है, वो थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो गए। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का तापमान देश में सबसे कम होता है? तो किस स्थान का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम है? तो वो है द्रास स्थान का। किसका? द्रास का। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो इसमें बोला है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी कि PDI इज इक्वल टू वैयक्तिक आय माइनस होती है उसमें वैयक्तिक कर भुगतान, उसमें हम ऐड करते हैं गैर कर भुगतान। तो इसका मैं आंसर ही बता दे रही हूँ, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, यानी कि PDI इज इक्वल टू होता है, PDI इक्वल होता है वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर भुगतान गैर कर भुगतान। ठीक है, 14 का आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई उपज होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निवल बोया क्षेत्र। क्या कहते हैं? निवल बोया क्षेत्र कहते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, निवल बोया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित स्नप्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी? तो किस वर्ष उन्होंने अपनी रिपोर्ट थी वो प्रकाशित की थी? वो की थी 1945 में। कब की थी? 1945 में। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया भर में घेंगा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण है? देखो जो घेंगा जो रोग है ना, डिसीजेज से किसकी कमी के कारण होती है? तो ये होती है आयोडीन की कमी के कारण। किसकी? आयोडीन की कमी के कारण। इसमें क्या होता है? इसमें मतलब गले पर एक बहुत बड़ी सी एक थायराइड गांठ सी मतलब बन जाती है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे कि घेंगा रोग हो गया है, और ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैलियों की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे? आपको पता ही है ये कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये ऑप्शन आपको पता ही होगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखो 1939 में ना सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यहाँ पे हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने
भाग लिया था और ये वो अध्यक्ष चुने गए थे। 1939 में इन्होंने कांग्रेस को त्याग कर और ये जर्मनी चले गए। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका यहाँ पे, गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो गणगौर उत्सव है वो किस राज्य में मनाते हैं? तो वो आपका राजस्थान में मनाते हैं। किसमें? राजस्थान में मनाते हैं। गणगौर नाम से ही समझ गए होंगे आप। अब हम करते हैं शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली? तो ये की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आए कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? तो किसके टाइम पर शुरू की थी? हाँ, तो ये होगा आपका लॉर्ड गवर्नर जनरल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा नैतिक अभिप्रेरण। क्या नहीं है? नैतिक अभिप्रेरण नहीं है। और जो मौद्रिक नीति का जो उपकरण है वो जैसे खुला बाजार परिचालन, नगद आरक्षित अनुपात और बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली के पहले चरण को चालू किया था? तो किसने किया था? इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने। किसने किया था? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ये स्टार्ट की थी। क्या? भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली का पहला चरण चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैकोटिकली नृत्य किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? देखो कैकोटिकली जो नृत्य है ना वो किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो वो आपका ओणम त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है। किसको? ओणम त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साक्षरता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को समान 11वां स्थान मिला? देखो 2001 में जब जनसंख्या की गणना हुई थी तब भी वो 11वें नंबर पे था साक्षरता दर में, है ना। और 2011 में हुई थी तब भी वो 11वें नंबर पे ही था। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। मतलब 10 सालों के अंदर इसने अपनी पोजीशन ही चेंज ही नहीं करी। वो 11वें स्थान पर था साक्षरता दर में, तो 11वें स्थान पर ही रहा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 313 किलोमीटर 4 लेन अटल प्रगति पथ के लिए अधिग्रहित की जा रही निजी भूमि के बदले में सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसकी मंजूरी किसने दी है? तो इसकी मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने। किसने दी है? मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है? देखो मुद्रा योजना का कौन सा उत्पाद नहीं है? तो बालक नहीं है। कौन नहीं है? बालक। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी के ये जो है ये क्या है? उत्पादक हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी? देखो 2021 तक की स्थिति मतलब 2021 तक ऐसा कौन सा मतलब हाई कोर्ट है जहाँ पे लेडीज़ वो नहीं बनी है, यहाँ पे मतलब वो न्यायाधीश नहीं बनी है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी तक कोई महिला न्यायाधीश नहीं बनी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2022 में प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी खेलते हुए प्रथम श्रेणी की शुरुआत में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं? तो कौन थे पहले खिलाड़ी? तो इसमें आपका 9 का क्वेश्चन होगा यहाँ पे साकिब उल गनी। कौन थे? साकिब उल गनी थे। तो आपका 9 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पे 3 ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? देखो उदारवादी नेता कौन थे अगर आपको ये पता है तब भी आप छांट सकते हो, नहीं थे तब भी। उदारवादी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना, दादा भाई नौरोजी से और फिरोज मेहता, ये कैसे थे? उदारवादी नेता थे। और कौन नहीं थे? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा अरविंद घोष जो थे वो उदारवादी नेता नहीं थे। उदारवादी थे यानी कि 1916 के टाइम पे हमारा जो मतलब वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो दो मतलब उसमें पार्ट में डिवाइड हो गई थी, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी तो गुस्से में अपनी चीज़ को मतलब ज़बरदस्ती मनवाते थे, और उदारवादी थे ये कहते थे कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें आराम से बात करनी चाहिए अंग्रेजों से, वो कर देंगे ऐसा कुछ। तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज मेहता। अगर उग्रवादी नेताओं को आपको याद करना है तो वो आप लाल बाल पाल से कर सकते हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो वो जो नेता थे लाल बाल पाल वो उग्रवादी थे। क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो वो है आपका आर्टिकल 14। इसमें क्या बताया है कि जो राज्य है वो सभी के लिए समान कानून बनाएगा, है ना, और उनको समान रूप से लागू करेगा, एक समान रूप से लागू करेगा। आर्टिकल 17 दिया हुआ है। आर्टिकल 17 आपको बताइए छुआछूत से रिलेटेड है ना, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए उसे सजा भी मिल सकती है ऐसे लोगों को। और आर्टिकल जैसे 16 है, इसमें क्या है, आर्टिकल 16 में बताया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी जाएगी। राज्य की मतलब किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए जो होगा वो अवसर समान होगा, है ना, समानता होगी। जैसे अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, तो उनमें ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का था। तो कौन सा कार्यक्रम था जिसका उत्पादन खाद्यान्न वृद्धि का था? तो वो था आपका यहाँ पे हरित क्रांति। क्या था? हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसके हरित क्रांति के टाइम पे हमने किस चीज़ की मतलब बीजों पर बल दिया था? तो वो था गेहूं और चावल पर अधिक बल दिया गया था, उनकी उपज पर, है ना। और हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन है। और विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो वो कौन है? नॉर्मन वारलोग हैं। कौन है? नॉर्मन वारलोग। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो जो नागभट्ट प्रथम था वो किस राजवंश का संस्थापक था? तो वो था आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का। किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नाम याद कर लेना आप, नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन नंबर 14 है, धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। जो धोलावीरा है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करते हुए पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। इसे किस राज्य या केंद्र शासित में स्थापित किया जाएगा? तो इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका आपका आंसर होगा यहाँ पे लद्दाख। कहाँ पे खुलेगा ये? लद्दाख में खुलेगा। 2009 में संशोधन करते हुए क्या हुआ है? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के तहत सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय नामक एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जो कहाँ बनेगी? जो बनेगी आपकी लद्दाख में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? तो कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा श्रीलंका और मालदीव है। वो क्या है? द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका SSC में भी पूछा गया था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो ये है आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि हमारा क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 19 है, HAHS यानी कि हार्सनिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी को 2020 में डैश और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और परीक्षण किया गया था। जो ड्राइविंग लाइसेंस चलाने वाले आवेदकों को परीक्षण के लिए एक स्मार्टफोन आधारित तकनीकी है। ये क्या है? एक स्मार्टफोन आधारित एक टेक्निकल मतलब ऐप बनाई गई है। तो वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। तो 19 का आंसर क्या होगा? 19 का 4 ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में व्यापक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में व्यापक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। तो 4th ऑप्शन आपका सही होगा। सो थैंक यू गाइस। अब हमने 60 GS के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के कर लिए हैं। कल हम नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।